हेलो दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं राणा आईएएस एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसे आप सभी को पता है, हमारे बहुत सारे लेक्चर्स हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं और मैं आपको बता दूं तो मैं आपको आज करंट अफेयर्स पढ़ाने आया हूं। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी को सभी जो कंपटीशन के एग्ज़ाम हैं उनकी तैयारी बखूबी कराई जाती है और हम आज बात करेंगे करंट अफेयर के कुछ मुख्य बिंदुओं पर, जिसमें सबसे पहला बिंदु होगा हमारा महामारी रोग अधिनियम 1897। महामारी रोग अधिनियम 1897, इसी को अगर इंग्लिश में कहें तो एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट 1897। दोस्तों, यह जो अधिनियम था ये किस लिए खबरों में रहा, ये जानने की कोशिश करेंगे। क्या क्वेश्चन आपको यहाँ से आगामी एग्जाम में बन सकते हैं, वो सारी हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं महामारी। महामारी क्या होता है? जब कोई रोग किसी एक बड़े क्षेत्र में फैलने लगता है तो उसको महामारी की संज्ञा दे दी जाती है। जैसे ही आपको विदित होगा कि हाल ही में कोविड-19 जो एक वायरस था, इसका प्रकोप दुनिया भर के देशों में फैला और WHO ने इसको महामारी का रूप दे दिया। अब बात करें महामारी रोग अधिनियम 1897 की, तो यह अधिनियम इसलिए न्यूज़ में आया क्योंकि यह भारत सरकार या अन्य राज्य सरकारों को यह आदेश देता है कि राज्य सरकार किसी महामारी को रोकने के लिए वह अपने विशेष नियम या विशेष उपबंध लागू कर सकती है। तो आपसे यही प्रश्न पूछा जाएगा या उनसे कहें कि भारत सरकार द्वारा जो जनता कर्फ्यू या जो लॉकडाउन था, जनता कर्फ्यू या जो लॉकडाउन लगाया गया था, यह किस अधिनियम के तहत लगाया गया था? तो आपका जवाब होगा महामारी रोग अधिनियम 1897। यह अधिनियम इस बात को भी बताता है कि अगर किसी क्षेत्र में एपिडेमिक फैल रही है तो वहाँ के जो प्रशासक हैं वो अपने स्तर से अपने कानून लागू कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जनता कर्फ्यू के दौरान आपकी जो ट्रैफिक थी वो बंद कर दी गई, घरों से निकलना आपका बंद कर दिया गया, लोगों से मिलना आपका बंद कर दिया गया। और दूसरा, आप जो जितने भी पब्लिक प्लेस थे, जो सार्वजनिक स्थान जहाँ पे भीड़ भाड़ वाले इलाके थे, वहाँ पर सबको रोक दिया गया। वो किस अधिनियम के तहत रोका गया? तो वो इस अधिनियम के तहत ही रोका गया था। दूसरी बात, हाल ही में भारत सरकार ने इसमें संशोधन किया और ये कहा यदि कि आप किसी डॉक्टर के खिलाफ हिंसक कृत्य करते हो, डॉक्टर के खिलाफ हिंसक कृत्य करते हो तो वह एक गैर जमानती हिंसक कृत्य गैर जमानती व संज्ञेय अपराध होगा। गैर जमानती व संज्ञेय अपराध होगा। तो ये संशोधन की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि आपने सुना होगा या आप न्यूज़ चैनल पर देखा होगा कि हाल ही में जब डॉक्टर व्यक्तियों का टेस्ट करने गए तो वहाँ पर डॉक्टरों की टीम पर हमला किया गया या उनके जो स्वास्थ्य कर्मी थे उन पर घातक हमले हुए या फिर उनको मारा गया या पीटा गया। तो इसमें संशोधन करते हुए भारत सरकार ने कहा यदि कोई भी व्यक्ति डॉक्टर के खिलाफ हिंसक कृत्य करता है तो वह एक गैर जमानती और संज्ञेय अपराध होगा। ऐसा किस अधिनियम में संशोधन करते हुए कहा गया? तो महामारी रोग अधिनियम 1897। तो यह था आपका महामारी रोग अधिनियम 1897। अब ये जो अधिनियम था ये किस बार सबसे पहले लगा था, ये आपको जानना ज़रूरी है। तो महामारी रोग अधिनियम 4 जनवरी 1897 को ये जो अधिनियम था ये सर्वप्रथम 4 जनवरी 1897 को गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्य गवर्नर जनरल की
परिषद के सदस्य जे वुडवर्डन द्वारा सबसे पहले लागू किया गया। तो महामारी रोग अधिनियम 1897 सबसे पहले कब लागू किया गया? 4 जनवरी 1897 को। और ये जो किसने लागू किया? तो वह व्यक्ति थे जे वुडवर्डन। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि 1897 के टाइम पर बॉम्बे प्रेसिडेंसी में आपका एक रोग फैला जिसका नाम था बूबोनिक प्लेग, जिसको काली मौत भी कहा जाता है। तो बूबोनिक प्लेग से लोगों में संक्रमण को रोकने के लिए वहाँ पर ये जनता कर्फ्यू या लॉकडाउन लगाया गया था। ये भारत में सबसे पहले 4 जनवरी 1897 को लगाया गया था। तो मित्रों, ये था आपका महामारी रोग अधिनियम। अब इससे यही प्रश्न बनेगा कि भारत सरकार द्वारा जनता कर्फ्यू किस अधिनियम के तहत लगाया गया? तो वो आपका था एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897। या आपसे प्रश्न पूछेगा कि वह कौन सा अधिनियम था जिसमें संशोधन करते हुए डॉक्टरों के खिलाफ हिंसक कृत्य को भारत सरकार द्वारा गैर जमानती और संज्ञेय अपराध करार दिया गया है? तो आपका जवाब होगा एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897। एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 सबसे पहले किस बीमारी के चलते लगाया गया? तो आपका जवाब होगा बूबोनिक प्लेग, जिसको लोकल भाषा में काली मौत के नाम से भी जाना जाता है। और ये सबसे पहले कहाँ लगा? बॉम्बे प्रेसिडेंसी में लगा था। तो मित्रों, ये था आपका महामारी रोग अधिनियम 1897। अब हम अगली बात करते हैं आपका एक ऐप जो बहुत ज़्यादा खबरों में रहा, आरोग्य सेतु ऐप क्या था, क्या उससे प्रश्न बन सकता है, वो आपको जानना ज़रूरी है। तो मित्रों, अगला जो टॉपिक है आपका करंट का, वो है आपका आरोग्य सेतु ऐप। सबसे पहला प्रश्न मित्रों आपके लिए ये बनाएगा कि आरोग्य सेतु ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये भारत सरकार का ऐप था। किसका ऐप था? भारत सरकार का। इसको भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? तो भारत सरकार का मंत्रालय था इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। मित्रों, 2 क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाते हैं कि आरोग्य सेतु ऐप किसी राज्य सरकार का है या केंद्र सरकार का? तो ये केंद्र सरकार का ऐप है और इसको भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, जिसको इंग्लिश में मीटी भी कहा जाता है, के द्वारा बनाया गया। आरोग्य सेतु ऐप कितनी भाषाओं में उपलब्ध है? तो इसमें 11 भाषाओं का विवरण दिया गया है। तो ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है कि आरोग्य सेतु ऐप कितनी भाषाओं में दिया गया है? तो आपका जवाब होगा 11 भाषाओं में। दूसरा, आरोग्य सेतु ऐप में किसी व्यक्ति का जो डेटा है वो 180 दिन तक डाटा संग्रहित रह सकता है। तो मित्रों, आपसे अगला प्रश्न ये बना सकता है कि आरोग्य सेतु जो ऐप है उसमें किसी व्यक्ति का जो डेटा है वो कितने दिन तक संग्रहित रह सकता है? तो आपका जवाब होगा 180 दिन। दूसरा, अगली आपसे पूछेगा कि आरोग्य सेतु ऐप कितने क्षेत्र में किसी कोरोना संक्रमित व्यक्ति का पता लगा सकता है? तो आरोग्य सेतु ऐप आपके क्षेत्र में 500 मीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर के क्षेत्र में किसी भी कोरोना संक्रमित व्यक्ति का पता बता सकता है।
कोरोना संक्रमित व्यक्ति की पहचान करा सकता है। और ये इसका जो क्राइटेरिया है क्षेत्र का वो आपके सामने लिख दिया है। मिनिमम कितने क्षेत्र में, तो 500 मीटर के क्षेत्र में जो कोई कोरोना पॉजिटिव है उसकी जानकारी आरोग्य सेतु ऐप के तहत आपको मिल सकती है। और अधिकतम 10 किलोमीटर के क्षेत्र में यदि कोई कोरोना संक्रमित पाया जाता है तो उसकी जानकारी इस ऐप के थ्रू आप पा सकते हैं। ये भारत सरकार का ऐप है, इसको इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। यह वर्तमान में 11 भाषाओं में उपलब्ध है और इसमें 180 दिन तक किसी व्यक्ति का डेटा स्टोर रह सकता है। तो मित्रों, ये था आपका आरोग्य सेतु, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये करंट का। आगे बात करेंगे कुछ और टॉपिक्स के बारे में। मित्रों, अगला टॉपिक आपका होगा, मित्रों अगला टॉपिक है आपका श्रमिक स्पेशल ट्रेन। श्रमिक स्पेशल ट्रेन ये हमारे रेलवे मंत्रालय द्वारा शुरू की गई। श्रमिक स्पेशल ट्रेन किसके द्वारा शुरू की गई, तो रेलवे मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। मित्रों, ये जो श्रमिक स्पेशल ट्रेनें थीं ये लॉकडाउन के चलते किसी अलग राज्यों में फंसे प्रवासी श्रमिकों, पर्यटकों या दूसरे राज्यों में पढ़ रहे विद्यार्थियों या अन्य व्यक्ति जो अलग अलग राज्यों में फंस गए हैं उनको अपने घर तक सुरक्षित पहुंचाने के लिए ये विशेष ट्रेनें चलाई गईं। सबसे पहली जो आपकी श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई वो तेलंगाना के लिंगमपल्ली रेलवे स्टेशन से झारखंड के हटिया रेलवे स्टेशन के बीच चलाई गई। हटिया रेलवे स्टेशन के बीच चलाई गई। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि रेलवे मंत्रालय द्वारा प्रवासी श्रमिकों, पर्यटकों या विद्यार्थियों को उनके घर तक सुरक्षित पहुंचाने हेतु कौन सी विशेष प्रकार की ट्रेनें चलाई गईं, तो आपका जवाब होगा श्रमिक स्पेशल ट्रेन। और सबसे पहली श्रमिक स्पेशल ट्रेन तेलंगाना के लिंगमपल्ली से झारखंड के हटिया रेलवे स्टेशन के बीच चलाई गई। बस ये इतना सा ही टॉपिक था जो आपका पूछा जाएगा। अगली बात करते हैं भैया जी, आगे बात करते हैं भैया एक चिकित्सा सेतु ऐप। चिकित्सा सेतु ऐप तो ये जो ऐप था ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था। जो भी मित्र इस बार जेल वार्डन या यूपी पीसीएस प्री या यूपी का कोई भी एग्ज़ाम देना चाहें उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, इसलिए हम इस पर स्टार लगा देते हैं। चिकित्सा सेतु ऐप क्या था इसके बारे में जाने तो ये भारत का पहला ऐप है। भारत का पहला ऐप है जो कोविड-19 के चलते डॉक्टरों को इलाज के दौरान सावधानियों के बारे में तथा उनके प्रशिक्षण के बारे में जानकारी देता है तो आपसे प्रश्न यही पूछेगा कि चिकित्सा सेतु ऐप किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया, तो आपका जवाब होगा
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। आपसे अगला प्रश्न पूछेगा कि भारत का पहला ऐप जो डॉक्टरों के प्रशिक्षण के लिए शुरू किया गया है तो वो कौन सा ऐप है? चिकित्सा सेतु ऐप। दूसरी बात, इसमें कोरोना वायरस से बचाव की जानकारी भी दी गई है, लेकिन मेनली यह डॉक्टरों के प्रशिक्षण के लिए शुरू किया गया है। तो ये था आपका चिकित्सा सेतु ऐप उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो लॉन्च किया गया है। आगे देखें तो अगला कुछ टॉपिक आपका जो सामने है वो बात करते हैं भैया जी। तो मित्रों, हमारा अगला करंट का टॉपिक है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। इंग्लिश में बात करें तो आईटी एक्ट 2000। मित्रों, ये क्यों न्यूज़ में आया इसके बारे में जानते हैं। जैसे कि आपको विदित होगा कि एक ही बहुत फेमस ऐप था टिकटॉक, सभी जानते हैं और बहुतों ने अपने मोबाइल में इसको इंस्टॉल भी किया होगा। या टिकटॉक या अन्य जो चाइनीज़ ऐप थे उस पर भारत सरकार द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया। क्यों लगाया गया? क्योंकि चीन से सीमा विवाद के चलते भारत सरकार ने यह फैसला लिया कि चीन द्वारा निर्मित जितने भी ऐप हैं वह भारत में बैन कर दिए जाएं, क्योंकि भारत सरकार को यह आशंका थी कि चीन भारत के व्यक्तियों की जासूसी करा सकता है, या जो सुरक्षा के मुद्दे से ये ऐप आपकी पर्सनल डेटा जितना भी है वो चाइनीज़ कंपनियों को दे सकते हैं। तो भारत सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम जो खबरों में रहा उसके तहत चीन के जो ऐप थे उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। चाइनीज ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो आपसे यही प्रश्न पूछेगा कि भारत सरकार द्वारा चीन के ऐप पर प्रतिबंध लगाया गया है, ऐसा किस अधिनियम के तहत किया गया है? तो आपका जवाब होगा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000। ये अधिनियम सन 2000 में आया था और इस अधिनियम की धारा 69A यह कहती है यदि भारत सरकार को यह लगे कि कोई कंपनी अपने ऐप के जरिए भारत के नागरिकों की जासूसी करा सकती है या भारत की संप्रभुता को उन ऐप से खतरा हो सकता है तो वह भारत सरकार इन ऐप को प्रतिबंधित कर सकती है। अगर वर्तमान समय तक की बात करें तो भारत सरकार अब तक 224 ऐप पर प्रतिबंध लगा चुकी है। भारत सरकार अब तक 224 ऐप पर प्रतिबंध लगा चुकी है। ये प्रतिबंध ज़्यादा ऐप पर और भी लग सकता है या कम भी हो सकता है। तो आपसे प्रश्न यही पूछेगा कि चाइनीज़ ऐप पर प्रतिबंध किस अधिनियम के तहत लगाया गया? तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000 की धारा 69A के तहत। तो मित्रों, ये आपका था सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम। अगली बात करते हैं काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस या काशी महाकाल एक्सप्रेस। काशी महाकाल एक्सप्रेस। मित्रों, इससे क्या प्रश्न बनेगा? इससे पहला प्रश्न ये बनेगा कि यह भारत की कौन से नंबर की प्राइवेट ट्रेन है? तो भारत की तीसरी प्राइवेट ट्रेन है। भारत की तीसरी प्राइवेट ट्रेन है जिसका संचालन IRCTC ये कंपनी है के द्वारा किया जा रहा है, जिसका संचालन IRCTC द्वारा किया जा रहा है। मित्रों, जैसे आपको पता है काशी महाकाल, और ये जो वर्ड है ये किस देवता के लिए यूज किया जाता है? तो शिव के लिए। अब ये जो एक्सप्रेस है ये भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 3 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराएगी। ये 3 ज्योतिर्लिंग कौन कौन से होंगे? सबसे पहला होगा काशी विश्वनाथ। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग माने गए हैं, और ये जो पहला है वो है आपका काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, और ये मिलेगा आपको वाराणसी में। यह अगला जो ज्योतिर्लिंग होगा वह होगा ओंकारेश्वर। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जो कि इंदौर के पास स्थित है। और तीसरा होगा महाकालेश्वर। महाकालेश्वर जो कि उज्जैन के पास स्थित है।
तो आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा कि काशी महाकाल एक्सप्रेस कितने ज्योतिर्लिंगों का दर्शन कराती है, तो आपका जवाब होगा 3। और भगवान शिव के कितने ज्योतिर्लिंग माने गए हैं? 12। दूसरा, आपसे प्रश्न पूछेगा कि काशी महाकाल एक्सप्रेस किन किन के बीच चलती है, तो यह वाराणसी से इंदौर के बीच चलती है। यह वाराणसी से इंदौर के बीच चलती है। तो मित्रों, आज की क्लास यहीं तक समाप्त होती है। यदि आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। इस तरह की महत्वपूर्ण वीडियो आप हमारे चैनल पर पाते रहेंगे। और आप सभी से मैं विदा लेता हूं। धन्यवाद।